नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमआर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका प्री बोर्ड का पेपर है जो कि गर्ल्स का पेपर हुआ था, आज ही हुआ है ये। और आज डेट है आपकी 27 दिसंबर 2024। आज का पेपर काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा है और ये एकदम मीडियम वाला पेपर आप बोल सकते हैं। मीडियम, ना ज़्यादा ईजी था और ना ही ज़्यादा हार्ड था। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन कि आखिरकार कैसे क्वेश्चन आए थे और आपको नेक्स्ट टाइम आपको कैसे रेडी रहना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग वो ये होना चाहिए डी। बिकॉज यहाँ पर जो है बात की जा रही है संस्कृति के बारे में कि पुरातात्विदों के अनुसार, जो पुरातात्विद कौन होते हैं, जो पुरानी वस्तुओं या फिर पुराना जो इतिहास होता है उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। तो इन पुरातात्विदों के अनुसार संस्कृति यानी कल्चर का क्या मतलब है, और उनमें से एक जो सत्य है वो क्या नहीं है इन चारों में से, तो वो बोला गया है। तो देखिए, पूरा वस्तुओं का जो समूह होता है एक विशिष्ट शैली से होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसका जो है एक भौगोलिक क्षेत्र भी होता है, ये भी बात सही है। और ये विभिन्न एक काल खंड से जो है ये रिलेटेड होते हैं, तो ये बात भी जो है आपका बिल्कुल सत्य है। तो डैट मीन्स कि ये वाला जो है ना आपका ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यही इसका राइट आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला जा रहा है कि खालिस्तान को भरिए, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख डैश के नाम से अरे यार, प्रयाग प्रशस्ति। आपको पता ही होगा इसका आंसर, तो बहुत इजी था ये वाला। ठीक है जी, आज प्रेजेंट टाइम में भी जो है इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या बोलते हैं, प्रयाग रख दिया गया, प्रयागराज। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये पता होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संगम साहित्य याद आ रहा है आपको। ये तीन जो साम्राज्य हुआ करते थे साउथ के अंदर, यानी कि दक्षिण भारत के अंदर, तो वहां पर थे चोल, चेर और पांड्या, 3 लोग हुआ करते थे। और उन्हीं तीनों में से ना एक ये लोगों के नाम है बेसिकली, ये विल्ललाल और एक अड़मई, ये बेसिकली लोगों के नाम है और ये क्या काम करते थे तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो विल्ललाल हुआ करते थे ना, ये बड़े जमींदार हुआ करते थे। इनके पास जो है भूमि का टुकड़ा बहुत ज्यादा हुआ करता था। और देखते जरा, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि वेलल्लाल एक हल चलाने वाले, भाई हल चलाने वाले नहीं थे, ये दूसरों को मौका देते थे अपनी जमीन के ऊपर काम करने के लिए। जी हाँ, एक बड़े जमींदार थे, एक किसान था, एक गलत हो गया, एक जमींदार थे, मतलब कि बी और डी में से कोई राइट आंसर इसका होगा। अब अड़मई देखते क्या, एक किसान नहीं हुआ करते थे, ये दास हुआ करते थे। डेट मीन्स कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, वो है ये वाला। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपका जो सेकंड बुक है ना आपका, जो आपका मिडेवल इंडिया के बारे में बताता है, मध्यकालीन भारत के बारे में बताता है, तो उसका इंडेक्स ओपन करेगा, उस इंडेक्स के यहीं पर देखिएगा ये पिक्चर जो है ऐसे बनी हुई है। और ये किससे रिलेटेड है? ये आपका एक सातवाहन रूलर था, एक सातवाहन राजा था। सातवाहन राजा जो है अपनी रानियों के साथ बैठा हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग ये जो है आपकी पिक्चर है। आप बैठा हुआ भी कह सकते हैं, अय्याशी कर रहा था ये भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली उसी का प्रतीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या लिखा हुआ है। अच्छा, दृष्टि बाधित के लिए है। अच्छा जी, ब्लाइंड वाले लोगों के लिए था, उनके लिए क्या था? ये महाभारत के रचयिता कौन था? अरे भाई, वेद व्यास है, ये तो बड़े इजी था। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्या है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग था और काफी हार्ड भी बोल सकते हैं आप ये वाला क्वेश्चन, बिकॉज ये जो आंसर है ना इसका, आप एनसीईआरटी की पुस्तक के अंदर एक छोटे से कोने के अंदर ये जो बात जो है लिखी हुई है। आप देख सकते हैं, हमने जो है जो चौथा वाला था ना, विचार, नए नए विचार वाला, उसके अंदर देख सकते हैं हमने जो है 2 धर्मों के बारे में ज्यादा डिस्कस किया था। एक था आपका बौद्ध धर्म और दूसरा था आपका जैन धर्म। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्तराध्ययन सूत याद है आपको? सुत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक के बारे में हमने डिस्कस किया, और ये सारे के सारे किससे रिलेटेड थे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। बट इस बार प्री बोर्ड के अंदर जो आपका ये वाला पूछा गया ना, उत्तराध्ययन सूत, ये बेसिकली आपका जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शाहजहां बेगम याद आ रहा है? भोपाल के अंदर जो आपका क्या बोलते हैं, भोपाल के अंदर जो आपका सांची का स्तूप है उसको बचाया था। भोपाल कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश की राजधानी है बल्कि ये। ठीक है जी, सो भोपाल के अंदर जो था ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि तुजुक ए जहांगीरी, अच्छा संबंधित है, ओके। तो तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीरी देख रहे हो या, तो जहांगीर से रिलेटेड हो गया ना फिर तो चीज़। तो ये वाला तो आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। शाहजहानामा, नामा जहाँ पर आ जाता है ये क्या हो जाता है आपका? बायोग्राफी हो जाता है। ठीक है, जो बायोग्राफी क्या होता है? उसकी जीवनी के बारे में होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, जो कि इससे नहीं है। शाहजहां बेगम है भाई, ये औरत का नाम है, याद रखिएगा।
आगे क्या लिखा हुआ है, ताज उल इकबाल तारिक भोपाल, हाँ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलमगीर नामा, आलमगीर नामा भाई ये बता दूं मैं आपको, ये क्या बोलते हैं, औरंगजेब, औरंगजेब से रिलेटेड है ये वाली चीज़। और इसको लिखा किसने है, ये बेसिकली लिखा था मिर्जा हाकिम, मिर्जा मोहम्मद काजिम ने इसको जो है लिखा हुआ है, मिर्जा मोहम्मद काजिम ने जो है इसको लिखा हुआ है। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे। इसका राइट आंसर वैसे सी होगा, ठीक है, छठे का सी राइट आंसर होगा। सातवें का क्या आंसर है देखें, अच्छा मिलाना मिलाना है। सो इब्न बतूता आपको पता है मोरक्को से आया था। ओके, दुआर्तो अल्बेरिनो आपको पता है तो ख्वारिज्म से आया था। और तेंजियर ये फ्रांस से आया था, और बारबोसा ये पुर्तगाल से आया था। मतलब क्या, ए का है आपका, पहले का है आपका बी, उसके बाद है आपका दूसरे का है आपका सी, उसके बाद है आपका डी, उसके बाद है ए, मतलब बी सी डी ए। बी सी डी ए देखते हैं जरा कहाँ पर पड़ेगा आपका बी सी डी ए। चाहिए तो वो हो गया बी सी डी ए, बी सी डी ए दैट इज फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है अल-बिरूनी के लेखन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ओके, नहीं है पूछा है, ओके जी नहीं है, ठीक है जी देखते हैं। अल बिरूनी लेखन कला में अरबी भाषा का प्रयोग, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही है। ये अल बिरूनी की जो भाषा है, जो उसने किताब लिखी थी ना, किताबुल हिंद, उसके अंदर उसने जो है अरबी भाषा का उपयोग किया था। और मैंने आपसे बताया भी था कि जो एग्जामिनर है ना वो फारसी भाषा लिख करके दे देगा, और आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई ये फारसी जो भाषा लिखा हुआ है ना ये गलत है, ये फारसी भाषा भाषा का उसको ज्ञात नहीं था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, उसने अपनी कृतियां उपमहाद्वीप में रहने वाले सीमांत प्रांत के लोगों के लिए लिखी थी। बात सही है, बात सही है, इसको गलत क्यों करा इन्होंने। उसे संस्कृत पाली प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद की जानकारी थी, हाँ ये भी बात सही है। उसके लेखन शैली में फारसी, फारसी नहीं था जी, याद रखिएगा। और इसमें तो बोला है शब्दों की भरमार थी, भाई भरमार तो बिल्कुल था ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, केवल चार इसका सही होगा, जो कि नहीं लिखा उसने, गलत चीज़ें बताई जा रही, स्टेटमेंट गलत है, इसलिए चौथा इज द ओनली राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत में सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। ओके, वह बढ़ते भौतिकवाद के विरोध में तप और रहस्यवाद की ओर मुड़ पड़े, तपस्या और रहस्यवाद की ओर मुड़ पड़े, बात बिल्कुल सही है जी ये, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है आपका कि उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या करा। अरे कुरान की व्याख्या तो उन्होंने करी ही नहीं थी यार। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य थे, हाँ बात सही है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली से थे, हाँ ये भी बात सही है। मतलब कि 1 3 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सभा मंडप और महानवी डिब्बा, याद करो किससे रिलेटेड है, विजयनगर साम्राज्य 1336 के अंदर किसने स्थापना करी थी, हरिहर और बुक्का ने, याद रखिएगा। तो बहुत सीधी चीज है, आपको याद रहनी चाहिए। को संयुक्त रूप से, अच्छा दोनों को इकट्ठे जो है विजय का भवन किसने कहा था। ओके, विजय का भवन किसने कहा था। तो अब एक बार याद करिए कि चारों में से विजयनगर साम्राज्य के अंदर आया कौन कौन था, पहले ये देखिए जरा। कॉलिन मैकेंजी, याद करिए आप जरा, 1815 के अंदर इस बंदे ने सबसे पहली बार फर्स्ट सर्वेयर था ये बेसिकली। सर्वेयर मतलब कि सर्वेक्षण करने के लिए आया था ये, ठीक है, सर्वेक्षण करने के लिए आया था। तो ये वो है, तो मतलब कॉलिन मैकेंजी तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड था ये बंदा। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, राम राम, ये बेसिकली क्या है ना, जो सिख धर्म है ना, सिख धर्म के जो 7वें गुरु थे, 7th गुरु, उसके सबसे बड़े पुत्र का नाम है, सबसे बड़े सन का नाम है ये बेसिकली राम राम। तो ये भी नहीं हो सकता। अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक समरकंदी, याद आ रहा है अब्दुल रज्जाक, ये बंदा जो है विजयनगर एम्पायर के अंदर आता है, जी हाँ ये बिल्कुल आता है। और डोमिंगो पेज, हाँ ये भी बंदा आता है। लेकिन इन दोनों में से ना विजयनगर और ये क्या बोलते हैं सभा मंडप और महानवी डिब्बा को इकट्ठे मिला करके क्या बोला इसने, विजय का भवन, जो कि डोमिंगो पेस ने बोली थी ये बात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है जी। अब्दुल रज्जाक को भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट बंदा है ये, कई बार आता है ये सवाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ओके, पूछा जा रहा है कि कथन ए है, कथन आर है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था, ठीक है जी, हाँ होता था, ये बात सही है। इनमें से कुछ ऐसे थे, इनमें से कुछ ऐसे का मतलब इसी से रिलेटेड बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवी देवताओं की मूर्तियां संगीत नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती थी, हाँ बात ये भी सही है। और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, दैट इज ए इसका राइट आंसर है। अब आगे देखते हैं जरा।
क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है आपसे, कृष्णदेव राम, भाई ये राम नहीं है, ये राव है बेसिकली, ठीक है। कृष्णदेव राव है, ये विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड थे और ये तुलुव तुलुव वंश से रिलेटेड थे। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि है क्या, अच्छा मैचिंग करना, ओके ओके, अच्छा जी, हाँ ये है ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। पटवारी बेसिकली आपका लेखपाल का काम करता है जी, आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। लेखपाल का काम ये करेगा, और अमील गुजार ये बेसिकली राजस्व का जो है संग्रहण करता है ये बंदा। और नेक्स्ट है आपका कौन सा, मंडल। मंडल तो याद होगा आपको, पंचायत का प्रमुख होता है, और दीवान आपका बच गया एक निरीक्षक। यानी कि एक का एक का दो, एक का दो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये दोनों ही है। अच्छा, बी का बी का सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका डी इसका राइट आंसर है 13वें का, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि बंगाल में जमींदार, जो जमींदार हुआ करते थे वो लोहार, बढ़ई, सोनार, याद है आपको। एक दो दिन का काम निकाला करते थे ये लोग, एक आध हफ्ते के लिए ये लोग जो है जाया करते थे जमींदार की हवेली के अंदर, वो काम धाम करके उनको दिया करते थे। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, और जो ये लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, सोनार हो गया, और बाकी जो लोग हो गए, ये जब लोग अपना काम दिया करते थे ना जमींदार को, तो जमींदार इन लोगों को बदले में जो है पैसा या फिर खाने पीने की सामान दे दिया करता था। तो इस प्रकार की जो सिस्टम है उसको क्या बोलते थे हम लोग, उसको बोलते थे हम लोग जजमानी सिस्टम। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है मेरा, ये आपका ऑफलाइन जो हमारी क्लासेस होती है ना माइंड क्राफ्टर के अंदर, वहां पर मैंने चीज पढ़ाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काल काल अच्छा, कालक्रम अनुसार लगाना है निम्नलिखित घटनाओं को विकल्प सही से बच्चा, ठीक है। भूमि का, अच्छा भूमि का स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त याद आ रहा, परमानेंट सेटलमेंट, ये कब इंट्रोड्यूस करा गया था, 1793 के अंदर इंट्रोड्यूस करा था। कॉर्न वेलिस ने किया था, ये याद आ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई, ये याद आ रहा है आपको। 1764 के अंदर जब आपका बक्सर का युद्ध होता है, तो बक्सर का युद्ध होने के बाद उसके अगले ही साल जो है 1765 के अंदर जो है आपको ये वाला चीज मिल जाता है आपको, ठीक है जी। पेन बेसिकली मेरा उस साइड चल नहीं रहा है, इस वजह से मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका क्या, बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त। अच्छा एक मिनट जरा इसके लिए रुक जाते हैं, आगे देखते क्या है। संथालों की बगावत, ये तो आपको याद होगा कि 1855 से 56 के बीच में इसका समय आता है। बम्बई दक्कन में अरे ये तो वो चीज़ है यार आपका, रैयतवाड़ी सिस्टम याद आ रहा है, रैयतवाड़ी, जहाँ पर जो है किसानों से डायरेक्ट लिया जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या हो रहा था, स्थायी बंदोबस्त, एक जो टैक्स होता है उसको एकदम फिक्स कर देंगे कि भाई ये टैक्स है, आपको फिक्स हमेशा देना पड़ेगा सनसेट लॉ से पहले। सनसेट लॉ यानी कि सूर्यास्त कानून, यानी सूर्यास्त विधि से पहले पहले आपको ये चीज़ देनी पड़ेगी। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपका फिर यही आ रहा है, तो सबसे पहला कौन हो गया आपका, एक मिनट, 64 आ रहा है ना, हाँ ये रहा, बी आएगा सबसे पहले आपका। तो यही आंसर हो गया आपका। फिर दूसरा आएगा सबसे पहले, दूसरा आने के बाद फिर क्या आ रहा है, एक आएगा आपका, उसके बाद तीसरा आएगा जो कि है बम्बई दक्कन में राजस्व। अच्छा ये कब हुआ था, ये बेसिकली आपका हुआ था, याद आ रहा मुझे, जो 1820 के आसपास लगभग आपका ये हुआ था। तो मतलब तीसरा ये हो गया, चौथा ऐसा ही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो है इसका राइट आंसर। अब अगला देखते हैं क्या है, रिक्त स्थान को भरिए। क्या है ये, डैश मुगल राज्य की एक प्रशासनिक उपशाखा थी, भाई ये परगना की बात हो रही है, ठीक है जी। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अवध, अवध रियासत याद आ रहा है आपको। एक बंदा था, एक क्या बोलते गवर्नर था, जिसने क्या बोला था, ये चेरी यानी ये जो फल है, मीठा फल है, ये हमारे ही मुंह में आकर के गिरा था। ये बात कही थी किसी ने, याद करो, डलहौजी ने कही थी। और उसने जब ये बात कही तो याद करो, ये 1856 के अंदर जो है उनके साथ मिल गया था, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ये चीज़ मिल गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि झांसी और सतारा को अंग्रेजी राज में किस आधार पर मिलाएगा, ठीक है जी, देखते हैं। दत्तकता, गोद लेने का अधिकार को अवैध घोषित करा, हाँ बात सही है। शासकीय दुर्बलता के आधार पर, चलिए एक पल को एक बार रोक के देखते हैं इसे जरा। अंग्रेजी शासन का समर्थन न करने पर, हाँ ये भी बात सही है जी। मतलब दो बात सही है, तो दो से ज्यादा सही, तो अच्छा उपरोक्त सही भी सही होंगे, मतलब ये शासक ये भी माना होगा फिर, है ना। तो तीनों इसके लिए सही है, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जजमानी मैंने आपको बता ही दिया था भाई, ठीक है। अगला देखें क्या लिखा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा मैंने बता ही दिया था आपको ये भाई, ठीक है। 1793 के अंदर, 1793 के अंदर जो है, लिख देता हूँ भाई इंग्लिश मीडियम, वरना नाराज हो जाएंगे वरना लोग। 1793 के अंदर जो है कॉर्न वेलिस ने इंट्रोड्यूस करा था इसको। और ये वाला याद आ रहा आपको, 1764 के अंदर जो है बैटल ऑफ बक्सर होता है, बैटल ऑफ बक्सर,
और उसके ही नेक्स्ट ईयर के बाद 1765 के अंदर जो है उनको दीवानी राइट्स प्राप्त हो जाती है, कहाँ की, बंगाल की। जरा मुझे बताइए जो बंगाल दिख रहा है आपको, ये बंगाल लिखा हुआ है, इस बंगाल के अंदर प्रेजेंट टाइम के कौन कितने स्टेट्स आते थे? 3 स्टेट्स आते थे, नाम बताइए जरा मुझे एक बार। अगला क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन बॉम्बे दक्कन, ये भाई दक्षिण भारत की बात की जा रही है, और ये रैयत सिस्टम है ना, रैयतवाड़ी सिस्टम, उसकी बात की जा रही है, रैयत सिस्टम। और ये कब इंट्रोड्यूस किया था? 1820 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। संथाल रेवेन्यू तो मैंने आपको बता ही दिया था, 1855 से 56 के आसपास, याद आ रहा है वो पहाड़ी पहाड़ी राजमहल की पहाड़ियों के पीछे वाला एरिया, ये वही वाला एरिया चीज़ की बात की जा रही है। अगला बात की जा रही है परगना, मैंने आपको भी बता ही दिया था। और क्या है, अवध किंगडम वॉज फॉर्मली annexed टू द ब्रिटिश एम्पायर इन विच ईयर? दैट वाज इन 1856, ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है? अच्छा ठीक है, ऑल ऑफ द अबव तो बात होगी हमारी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हाँ, गांधी जी का जन अनुरोध भारतीय राजनीति के संबंध में निस्संदेह कपट से मुक्त था। कपट से मुक्त था, ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इस बात की पुष्टि कर रहा है? ओके, इन चारों में से हमें देखना है कि ये बात की जो है पुष्टि कौन कर रहा है। ओके ठीक है। गांधी जी गरीब किसानों से सहानुभूति रखते थे, ये बात बिल्कुल सही है जी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, ये भी बात बिल्कुल सही है जी। उनके वस्त्रों में साधारण लोगों की पहचान दिखाई पड़ती थी, हाँ ये भी बात सही है, मतलब कि चारों बात सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, इन्होंने सही करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम, अच्छा जी, भारत छोड़ो आंदोलन याद करो कब था? ये 1942 में हुआ था। दांडी मार्च 1930 में, जहाँ पर 12 मार्च को जो है इन्होंने जो यात्रा वो स्टार्ट करी थी, और 6 अप्रैल को जो है पहुंच जाते हैं कहाँ पर? दांडी के अंदर ये लोग पहुंच जाते हैं। और असहयोग आंदोलन याद करिए ये कब हुआ था? 1919 से लेकर के 1922 तक की बात है। चंपारण याद करो कब हुआ था? ये 1917। याद है ना, जब फरवरी 1916 के अंदर जो बीएचयू था, बीएचयू विश्व बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बीएचयू, जब वहाँ पर गांधी जी को आमंत्रित किया गया था भाषण देने के लिए, तो जब उन्होंने भाषण दिया था तो उन्होंने गरीबों के बारे में ही, गरीबों के हित के बारे में ही सबसे ज़्यादा चर्चा की थी, जिसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा पॉपुलर हो गए। और नेक्स्ट ईयर ही जो है, यानी कि 1917 के अंदर ही राजकुमार शुक्ला, जो कि चंपारण वाला जो व्यक्ति है, वो आता है और वो इंडिगो के लिए आकर के बातचीत करते हैं, नील की खेती के लिए वो आकर के बातचीत करते हैं, ठीक है जी। कि चलिए जरा हमारे यहाँ पर समस्या को सुलझाइए, अंग्रेज हमसे ये कर मांग रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्तावना कब पेश किया गया था? भाई ये किया गया था 13 दिसंबर 1946, हाँ ये बात सही है, ठीक है जी। पहली पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 के अंदर, और तीसरी वाली बैठक यानी कि 13 दिसंबर 1946 के अंदर ही जो है जवाहरलाल नेहरू जो है आते हैं और ये उद्देश्य प्रस्तावना पेश करते हैं। अगर आपको नहीं पता उद्देश्य प्रस्तावना क्या है, तो संविधान के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे एक एक किताब का पहला जो इंडेक्स का पन्ना होता है ना, इंडेक्स, जहाँ पर सारी बातें लिखी होती है कि ये वाला टॉपिक हमने टच करा, ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, और कितने पेज नंबर से कितना है, ये सारी चीज़ें जो है, जैसा इंडेक्स काम करता है ना एक बुक के अंदर, वैसे ही जो है उद्देश्य प्रस्तावना अपनी काम करता है अपने संविधान के अंदर, कि संविधान के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, उसका ब्रीफ में जो समरी है वो आपका उद्देश्य प्रस्तावना होता है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। अच्छा ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। आपको याद होगा, जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते आ रहे हैं, मैंने 1000 दफ़ा बोला था भाई, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी केंद्र है। इसके बारे में अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछ डाले, तो भाई आपको डरना नहीं है, आपको अच्छे से बता देना है। बिकॉज ये वाला क्वेश्चन तो न जाने, मैंने उन लोगों को ये भी बोला था कि भाई इसकी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करके जाना। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो वहाँ लिखने में आपको हिचकिचाहट जरूर हो जाएगी। और ये क्वेश्चन नंबर पूछा गया आपका 3 नंबर में, हालांकि मैंने इसे 8 नंबर में बोला था याद करने के लिए, बट कोई नहीं, 3 नंबर में तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया इसके लिए। इसमें क्या करना, जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, वहाँ की जो नगर व्यवस्था वो काफ़ी ज़्यादा उच्च प्रकार की व्यवस्था थी, मतलब कि सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित जो है नगर व्यवस्था थी यहाँ की। ओके, सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो मोहनजोदड़ो हो गया या फिर हड़प्पा हो गया, इन जैसे नगरों के अंदर जो है जल निकास प्रणाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ये हमने देखा था, है ना। इसके अलावा हमने और क्या देखा था जी? ग्रिड व्यवस्था, याद है ग्रिड?
पद्धति के अनुसार, जहाँ पे वो समकोण पर काटता है 90 डिग्री के अनुसार, बताया था मैंने आपको। और यहाँ पर एक अन्नागार भी हमें मिला था। अन्नागार समझते हैं ना, जहाँ पर ये लोग जो है अपना अनाज उगा करके वहीं पर स्टोर कर दिया करते थे, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, ग्रिड सिस्टम और स्टोरेज। ये बेसिकली आपको ये पॉइंट लिख दोगे 3, तो ये आपका आंसर बन जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया। अच्छा ये भी है, ओके। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पुरातात्विदों मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार जो शिल्प उत्पादन केंद्रों की जो पहचान है वो किस प्रकार से की जा सकती है। अच्छा, की जाती है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। देखिए जी, जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कोई भगवान तो है नहीं जी, है ना। इनके पास जब तक कोई सबूत नहीं मिलेगा तब तक ये लोग कैसे पहचान पाएंगे कि हाँ जी ये शिल्प उत्पादन केंद्र है। शिल्प उत्पादन समझते हो ना, जैसे एक कोई हमें जो मान लो बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर को काट काट करके जो हमें एक औजार बनाना है, ऐसे पैना सा, एकदम पैनी नोक सा। तो भाई पहले आप इस पत्थर को काटोगे ना इस शेप के अनुसार ऐसे, तो ये वाला जो वेस्ट है, ये वाला वेस्ट ऐसे जो निकल जाएगा ना, उससे क्या पता चलेगा कि वो जो टुकड़े जहाँ पर मिलेंगे, जो वेस्ट वाला मटेरियल हमें जहाँ मिलेगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये शिल्प उत्पादन जो है केंद्र हुआ करता था। तो आप इसी चीज को लेकर के आप मतलब लिख सकते थे 3 नंबर के अनुसार। देखिए यहाँ पर ना कोई रट्टा वाले मारने वाली चीज़ें नहीं है। आपको ना यहाँ पर बेसिकली दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा, तभी आपका ये पेपर अच्छे से हो पाता है, अदरवाइज सभी लोग लटक जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना कब और किसके नेतृत्व में हुई थी। याद करिए जी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी एस सुक्तांकर, मैंने आपको बताया था ये। वी.एस. सुक्तांकर ने इस चीज़ को तैयार किया था, और इसके अंदर क्या किया गया था, इस संस्करण के विभिन्न सोपानों की वर्णन कीजिए। सोपान मतलब बेसिकली क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, क्या क्या चरण हुए थे। याद करिए 3 चरण के बारे में बात करी थी हमने, जहाँ पर क्या होता है कि जो अलग अलग क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों से जो है पांडुलिपियों का, पांडुलिपि क्या होते हैं बेसिकली आपको आई होप पता होगा, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। पांडुलिपियों को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करने के बाद इन सभी का जो है तुलनात्मक अध्ययन करना है, तुलनात्मक अध्ययन करके विश्लेषण करके उसमें जोड़ तोड़ करना है, उनकी विभिन्नताओं का पहचान करना है, अलग क्या है उसमें, क्या सेम है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो सभी चीज़ों के अंदर समान मिलेगी, मान लीजिए 5-6 जगह से हमें अ, महाभारत के बारे में मिला। अब इन सभी पांचों के पांचों के अंदर जो जो कॉमन बातें लिखी होगी उनको एक जगह रख लो, और जो अलग अलग मिल रही है उसको हटाई दो। ऐसा करके जो है वी एस सुक्तांकर ने ये चीज़ करी थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया आपका। अच्छा गांधी जी वाला ये तो हो ही गया था, मोस्ट इपिक हो गया, ओके। अब आपका क्वेश्चन नंबर है जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है कि धार्मिक और राजनीतिक, क्वेश्चन नंबर है आपका, हाँ, धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती हुई शक्ति की प्रतिक्रिया के रूप में सूफीवाद का विकास हुआ। जी हाँ, बात सही है। जो सूफीवाद है ना वो बेसिकली जो खिलाफत आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन तो आपको पता ही होगा क्या चीज़ थी। खिलाफत जो एक पोस्ट हुआ करते थे ना, उसके अगेंस्ट में ये बातें जो है किया करते थे। कौन? ये सूफी वाले। ये बोलते थे कि भाई ईश्वर के ऊपर हमेशा हमें जोर देना चाहिए, और जो ये खिलाफत है जिनकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती, भेदभाव का सामना करना पड़ता था, इसके अगेंस्ट में जो है सूफी संत बोलते हैं कि भाई साहब लोगों को प्रेम, समानता और भेदभाव रहित शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रेम के साथ बातचीत करो, अच्छे से रहो, ऐसी चीज़ें मतलब दी जाती, अच्छी अच्छी बातें बेसिकली यार सूफीवाद ने बोली थी। इतना याद रखिएगा, ज़्यादा हार्ड था नहीं ये भी चीज़, आप बना के लिख सकते थे इसमें। अगला क्या पूछा गया, अपनी सीमाओं के बावजूद आईने अकबरी अपने समय का एक प्रमुख दस्तावेज है, इस कथन का उल्लेख कीजिए। पहले तो बात तो ये किसने लिखी थी, ये याद आ रहा है? अल बेरूनी ने लिखी थी। कौन सी भाषा के अंदर लिखी थी ये? अरबिक लैंग्वेज, यानी कि अरबी भाषा के अंदर लिखी हुई थी। अब इसी के बारे में मैं, अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन आया भी तो था यार, वैसी उस सारी जो बातें हैं ना इसके अंदर वो लिख सकते हो आप, ठीक है, कि क्या क्या था क्या क्या नहीं था, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ जाता आप लोगों के लिए भी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि क्या थी, सब्सिडियरी अलायंस क्या था जी। याद करिए 1793 के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 1798 है आई गेस, हाँ 1798 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे, प्रावधान को पूछ लिया, 3 नंबर में है। 3 बता सकते हो क्या? अपनी सेना नहीं रखोगे आप, हम आपको अपनी सेना देंगे, उसी को आपको रखना है, उसी को भत्ता जो भी चीज़ें वो देनी है, ठीक है। टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार आपको नहीं होगा, ठीक है जी। और क्या बोला गया था कि हमारी तरफ से आपको एक एजेंट दिया जाएगा,
वो आपको यहाँ पर आकर के देखभाल करेगा। तो ये 3-4 बातें थी जो आप इसमें लिख सकते थे, और ये मैंने ऑफलाइन वालों में बहुत स्ट्रेस देके बोला था, भाई इसको याद कर लो, बहुत बार बोला जा सकता है, पूछा जाएगा ये चीज़ें। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है ये। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1857 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अवध, अवध याद आ रहा है, ये चेरी जो फल है ये हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा गिरेगा, ऐसा बोला गया था। और इसी के बाद क्या होता, 1856 के अंदर इसको अपने अधीन में कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है जी। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या, अवध के तालुकदारों से किस प्रकार सत्ता छीनी गई, याद आ रहा है। एक मुश्त बंदोबस्त, याद आ रहा हो किसी को तो बताएं। एक मुश्त बंदोबस्त के अंदर क्या हुआ था, जो ताल्लुकदार है उनको बोला गया, ब्रिटेन के जो लोग थे यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, उन्होंने क्या बोला कि ताल्लुकदारों तुम लोगों ने जो है इसको ज़बरदस्ती हड़प रखा है, जो कि गलत है। आप एक काम करो, इसको हटो, अब यहाँ से ज़मीन को छोड़ो। तो उन्होंने एकमुश्त व्यवस्था के अंदर जो है सभी ताल्लुकदारों से वो जो है हटा लिया। तो और आपकी बुक के अंदर याद करिए एक कुछ डेटा भी दिया हुआ है, जहाँ पर 67% पहले हुआ करते थे गाँव जो कि ताल्लुकदारों के अंडर में हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय बाद वही जो ताल्लुकदारों की संख्या मतलब घट जाती है। उन्हीं ताल्लुकदारों के बाद लगभग 37% जो है मात्र गांव बच जाते हैं। तो ये कुछ करके वहाँ पर डेटा दिया होगा, तो देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो डेटा भी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब हुआ था, याद करो। 1919 से लेकर के 1922 तक आपका जो है असहयोग आंदोलन होता है, को एक लोकप्रिय आंदोलन के रूप में कैसे परिवर्तित करा। देखिए 2-3 चीज़ लिख सकते थे इसके अंदर आप, क्या, पहला तो ये कि इसमें जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग जो है इसमें शामिल थे। ठीक है जी, हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों लोग इसमें शामिल थे। दूसरा क्या, जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन, उसको भी जो है इसके साथ जोड़ दिया था। और इसको जो है एक जन आंदोलन भी नाम दे दिया गया था। आंदोलन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि असहयोग का मतलब ही क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसके लिए भारतीयों का असहयोग रहेगा हमारी साइड से, ऐसा जो है महात्मा गांधी जी कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भाई साहब ब्रिटेन के द्वारा जो बनाए गए बिल्डिंग्स है ना, स्कूल बिल्डिंग हो गई या कॉलेजेस हो गई, वहाँ मत जाओ, ऐसा बोला गया। जो लॉयर्स हैं उनको बोला गया कि भाई साहब आप जो है ना कोर्ट वगैरह जो होते हैं ना, कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ मत जाओ। ऐसे अगर आप करोगे तो इससे क्या होगा, आप सहयोग कर रहे हो हमारे साथ। और जो मिल के वर्कर्स हुआ करते थे, वर्कर्स, उनको क्या बोला गया कि आप जो है काम वाम पे मत जाओ। जब आप काम पे नहीं जाओगे तो ब्रिटेन वालों को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे ज़्यादा भारी नुकसान पहुंचेगा। तो इस चीज़ को भी जो है बोला गया। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं क्या जी। इस तरीके से उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन को काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इतिहासकार प्राय मूर्ति कला के अर्थ को समझने के लिए उसकी विशिष्ट उसकी पुष्टि साहित्यिक प्रमाणों से करते हैं। सांची के मूर्तिकला के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। जी हाँ, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सांची का स्तूप है वो कहाँ मिला था हमको, किसी को याद आ रहा है। जस्ट अभी हमने जो है हमने ऊपर ही जो इसको देखा था। और जो सांची का स्तूप है कहाँ मिला था हमें, शाहजहाँ बेगम ने इसको बचाया था, भोपाल के अंदर बचाया था। सांची जगह है भोपाल के अंदर ही, भोपाल कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये थोड़ा बात यहाँ पर सांची के स्तूप के रिगार्डिंग यहाँ पर लिखना था। और यहाँ पर आप क्या बातें लिख सकते हो कि जो स्तूप है, हाँ, सांची का स्तूप बेसिकली यहाँ पर मिला था हमें। और इसके अंदर क्या लिख सकते हो कि जो संस्कृति है, जो बौद्ध कला होती है, बौद्ध की कला है और जो संस्कृति है उसके बारे में जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है, किससे, सांची के स्तूप से। और इतिहासकार जो है ना इन मूर्तियों का जो है उपयोग करके क्या पता लगा सकते हैं कि उस समय का जो धर्म है, उस समय की धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो किस प्रकार की रहा करती होंगी। तो इसके बारे में मतलब मिला जुला के आप इसमें लिख सकते थे जी। मैं तो कहूँगा इसको छोड़ के आप इसको लिखिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद आ रहा है वो जो बीच में जो है महात्मा क्या बोलते हैं, महा बुद्ध जी के जो अवशेष होते हैं शरीर के या फिर कुछ उनसे रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, तो उनको बीच में रख करके उसके ऊपर ही जो ऐसे स्तूप लगाया जाता था, अंडाकार बनाया जाता था, उसके ऊपर जो है हर्मिका ऐसे बिछा दिया जाता था। तो इस तरीके से आप इसको प्रोसेस को बता सकते हो और इसकी संरचना की जो विशेषताएं हैं, विशेषता के बारे में भी आप अच्छे से बता सकते हो उसके अंदर। ठीक है, मैं देखो एक एक का आंसर डिटेल में नहीं बताऊंगा भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। और इसकी ना राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। विजयनगर प्रशासन में नायकों और अमर नायकों की भूमिका के बारे में बताइए। याद है आपको ये? अमर नायकों के बारे में हमने डिस्कस किया था, आपकी अपनी जो क्लास है वहाँ पर हमने इसको अच्छे से देखा था। क्या था कि जो नायक है वो क्या है, वो
सैन्य के कमांडर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? सैन्य के कमांडर हुआ करते थे, जो कि भूमि प्रशासन और सेना बनाए रखने की जो है इनके ऊपर जिम्मेदारी हुआ करती थी। और अमर नायक क्या हुआ करते थे? जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए इन लोगों को जो है बोला जाता था कि भाई साहब आप जो है टैक्स वगैरह जो है इकट्ठा करोगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप डाल सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में चौंकाने वाले दो तथ्य जल संपदा और किलेबंदियाँ थी। जी हाँ, जल संपदा और किलेबंदियाँ थी। आपको पता होगा जो विजयनगर एम्पायर है वो तुंगभद्रा नदी तुंगभद्रा नदी के किनारे यहाँ पर था। और उस किनारे, इस नदी के किनारे होने की वजह से वहाँ पर क्या होती थी? अच्छी खासी जो है कृषि हुआ करती थी, उर्वरक इनकी ज़मीन हुआ करती थी, है ना, फर्टाइल इनकी लैंड हुआ करती थी। साम्राज्य के पास जो है नहरें हुआ करते थे, ठीक है जी, जिससे सिंचाई वगैरह अच्छे से की जा सकती थी। टैंक वगैरह इन लोगों ने बना रखे थे जी, ठीक है। और किलेबंदी की अगर हम बात करें तो क्या था जी, इसमें एक तरफ से देखा जाए तो परतदार जो है इनमें जो है ना दीवारें वगैरह बना रखी थी। दीवार जो है इसको राजधानी को घेरा गया था दीवार बना करके। तो ये सारी मतलब बातें इसके अंदर आप डाल सकते थे। अगला देखते हैं क्या है लिखा कि संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से प्रभावित थी। विस्तृत इसका वर्णन कीजिए भैया। जनमत से कैसे वो प्रभावित थी इसके बारे में देखते हैं। जैसे आपका बी आर अम्बेडकर है जी, बी आर अम्बेडकर हो गए, प्लस आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए। इन जैसे लोगों ने जो है ना समाज के रिगार्डिंग जो है बातें की थी। समाज के यानी कि सोशल यानी कि सामाजिक, प्लस आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, प्लस आपका राजनीतिक यानी कि आपका पॉलिटिकल, इन सभी मुद्दों को लेकर के जनता का जो इसमें इंटरेस्ट था, उनकी जो चिंताएं इन मुद्दे के ऊपर बनी हुई थी, उन सभी को जो है इसके अंदर एड्रेस किया गया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो समाज के अंदर की बात क्या गई थी? सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है जी। और आर्थिक रूप से सभी के पास अवसर होना चाहिए, सो दैट कि वो इकोनॉमिक रूप से पैसा कमा सके अपने जीवन यापन के लिए। राजनीतिक रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई थी। जरा बताइए तो मुझे, शुरुआत में इसकी एज कितनी थी? ठीक है, एज कितनी मानी गई थी? जैसे आज प्रेजेंट टाइम में 18 एज मानी जाती है ना, उस टाइम कुछ और एज मानी जाती थी इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें अथवा में अच्छा पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट अथवा में भी पूछा गया। क्या संविधान सभा ने केंद्र को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया है? देखिए ये तो संघवाद वाला जो ढांचा है ना वही डाल सकते हैं तो आ जाएगा आराम से। जहाँ पर संघ सूची हो गया, राज्य सूची होगा, समवर्ती सूची होगा, ये बता सकते थे। और आप बता सकते हैं कि जो आपातकालीन जो स्थितियां हैं, आपातकालीन जो प्रावधान दिए गए ना इमरजेंसी के रिगार्डिंग, उसके उससे भी जो है केंद्र सरकार को ज़्यादा मजबूती प्राप्त होती है। और आपने देखा होगा एक और क्या कि गवर्नर जो है केंद्र सरकार के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, फिर वो अलग अलग राज्यों के अंदर डाले जाते हैं। ऐसे करके आप इन सभी चीज़ों को बना करके इसमें लिख सकते हैं। मतलब ये कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं जो आप इसमें लिख सकते थे। अगला देखते हैं जी। अच्छा, ये वो सारी बातें वही हैं, इंग्लिश में दी गई है, ओके। अब अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक पैसेज है आपका यहाँ पर। पैसेज क्या है देखिए जरा। प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव। देखिए ये पैसेज मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ ज़्यादा ना लंबी वीडियो करते हुए। पहला लिखा हुआ है कि यह अभिलेख किसके द्वारा उत्कीर्ण किया गया। देख सकते हो भाई यहाँ पर चक्रदास लिखा हुआ, तो इसका राइट आंसर यही है, चक्रदास, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भूमि दान पाने वाला व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पर मैंने देखा था अभी, ये रहा जो लिखा है ये, पर्ण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को किया गया। तो ये भूमि दान की ही बात की जाए तो इसका राइट आंसर आचार्य चनाल स्वामी होगा। और अग्रहार भूमि का महत्व क्या होता है जी, इसके बारे में अगर आप देखोगे तो बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए। अग्रहार भूमि के रिगार्डिंग अगर आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये देखो लिखा भी है। अग्रहार एक भूमि उपयुक्त होता है जहाँ पर ये गांव में पुलिस और सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। ये सारी बातें मतलब आप लिख सकते थे। 2 नंबर का आपको बना के लिखना होता है। देखिए हर एक आंसर को ना आपको बना के ही लिखना होता है। और कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जहाँ पर आपको एकदम सटीक आपको आंसर बना करके लिखना होता है। जैसे वो आपका पॉसिबल कब होगा? जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है जी। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा एंड में कि जो आपके एमसीक्यू वगैरह गलत हो रहे हैं ना वो कैसे सही किए जा सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको याद ही होगा, इब्न बतूता ने जो डाक व्यवस्था देखी थी उसके बारे में, ठीक है जी। तो जरा देख लेते हैं क्या बोला गया, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि इब्न बतूता द्वारा वर्णित 2 प्रकार के डाक व्यवस्था की ना, अरे यार 2 प्रकार याद आ रहा है, एक घोड़े पर हुआ करती थी और एक पैदल हुआ करती थी, ठीक है जी। तो ये मानी जा रही है। कौन सी डाक व्यवस्था अधिक तीव्र तीव्र मानी जाती थी? तो घोड़े वाली मानी जाती थी जी, घोड़े वाली, ओके।
घोड़े वाली थी कि पैदल वाली थी, एक पैराग्राफ में देख लीजिएगा, आई गेस पैदल वाली ही मानी जाती थी इस पे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे बोला जा रहा है कि डाक व्यवस्था संचार का एक अनूठा माध्यम था, कैसे बता दीजिएगा। यहाँ पर वही चीज़ है कि सिंध से पंजाब तक पहुँचने में जो है आपको पहले क्या लगता था, 50 दिन का समय लगता था। लेकिन इसी डाक व्यवस्था के थ्रू क्या हुआ कि मात्र 5 दिन के अंदर जो है आप पहुँच जाओगे। तो ये सबसे बड़ा मेजर क्या बोलते हैं डेवलपमेंट हो रखा था, विकास हो रखा था, जिसकी वजह से ये डाक व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। नेक्स्ट आपका चरखा के बारे में है। ओके, चरखा। और एक और चीज़ याद रखिएगा भाई, नेक्स्ट प्री बोर्ड के लिए कि आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा जो न्यूज़पेपर है वो उसका नाम क्या है, तो वो है आपका यंग, यंग इंडिया बोलते हैं उसको, याद रखिएगा चीज़ है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर कि गांधी जी का मशीन के कार्य एवं श्रम के महत्व के बारे में क्या विचार था। अरे बता दीजिएगा यार, इजी सा चीज़ है। चरखा के बारे में गांधी जी का क्या दृष्टिकोण है, ये भी बता दीजिएगा। गांधी जी को मशीनों से क्या आपत्ति थी, ये भी बता दीजिएगा। आपत्ति नहीं थी, वो चाह रहे थे कि भाई साहब अगर ये सारी चीज़ें ना की जाए ना, अगर ये सारी चीज़ें सिर्फ मशीनों के ऊपर रहेगा, इससे जो है क्या बोलते हैं, मजदूरों को ज़्यादा काम धंधा नहीं मिलेगा, उनको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इस वजह से वो जो है इन सब चीज़ों का जो है विरोध किया करते थे। बाकी उनका कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपका, दिए गए भारत के मानचित्र राजनीतिक, ठीक है। ओके, मतलब इसका बताना है आपको नागेश्वर जो कि आपका पड़ जाएगा गुजरात के अंदर, ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ जाएगा। और इन दोनों में से कोई एक बताना है, अच्छा, अथवा इसके लिए यूज़ किया गया लाहौर या आगरा। ओके ठीक है जी, अभी बता देते हैं हम लोग। आगे देखते हैं क्या है। ये रहा मैप। ओके, मैप के अंदर ही बताना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 का, क्वेश्चन नंबर जो 34 लिखा है ना, इसके दो पार्ट है बेसिकली, एक और फिर दो। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पैटर्न बना दे इन लोगों ने यार इस पर। देखते हैं, पहला जो हमारा ऊपर पूछा गया था ना, नागेश्वर, वो आपका कहाँ पड़ जाएगा, ये इधर की साइड आपका नागेश्वर पड़ेगा। ठीक है जी। नागेश्वर के बाद दूसरा आपका क्या पूछा था, सांची, जो कि आपका पड़ जाता है लगभग आपका इधर की साइड, आपका सांची पड़ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या पूछा था, लाहौर। लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान वाले एरिया के अंदर पड़ेगा, लगभग इधर की साइड पड़ जाएगा लाहौर। लाहौर इधर पड़ने के बाद उसके बाद चौथा क्या पूछा है, जो अथवा में था वो था आगरा। आगरा आपका लगभग यहाँ की साइड पड़ जाएगा। ठीक है जी, दिल्ली ये रहा, दिल्ली ये है, दिल्ली से आगरा यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो आ गया आपका 34.1 का आंसर, तीन जो हमने बता दिए। अब 34.2 का क्या आंसर पूछा जा रहा है कि जो है ना ए और बी दिया गया है और उसके राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र के रूप में माना जा रहा है। ठीक है जी। ये तो आपको याद हो गया होगा, क्या चीज़ है ये, मेरठ। मेरठ की बात की जा रही है, याद है मेरठ, 10 मई 1857 को जो है मेरठ से ही आपका आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, ये वो चीज़ है। दूसरा है आपका क्या, ये है आपका का, क्या नाम था इसका, काकोरी। हाँ, काकोरी हत्याकांड याद आ रहा है, उसके बारे में जरा कि एक बार जाके पढ़िएगा। अभी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, इस वजह से मैं अब यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। और तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो गाइस, बहुत मोटिवेशन मिलता है यार। और इसी तरीके की वीडियो लाता रहूँगा मैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं जरा, यहाँ पर जाने से पहले, आपका जो है ना एनसीईआरटी के ऊपर ही ओवरऑल जो पेपर है वो आपका आया हुआ था। मैं आपको ये चीज़ कह सकता हूँ क्या, और एक और चीज़ क्या है, एमसीक्यू के रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स होंगे। ठीक है जी। इन एमसीक्यू को रिगार्डिंग, जो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं ना जो आपसे सही नहीं बन पाते हैं, उसके लिए हम लोग जो है एक एमसीक्यू की सीरीज चलाएंगे। और इस सीरीज के अंदर क्या होगा कि चैप्टर वाइज जो है आपको मैं यहाँ पर हर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो बना करके लेके आऊँगा, और सारे क्वेश्चन जो आपके बुक से बनाऊँगा डायरेक्ट। ठीक है जी, बुक से ही बनाऊँगा, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि जो सीबीएसई है वो आपका बुक से ही पूछ रही है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये उससे बनाऊँगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस। भाई साहब, राइटिंग प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, इसके ऊपर अगर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करा कि लिखते कैसे हैं आखिरकार, तो भाई साहब समझ लीजिए कि नंबर आपके कम आना बहुत ज़्यादा तय है। ठीक है जी। और अगर आपने ये सुधार लिया, इस पे नहीं सुधार कमांड करी, तो भाई साहब नंबर आपके तब भी नहीं बढ़ेंगे। और आपने सिर्फ इसके ऊपर ज़्यादा बढ़ाव कर दिया, सुधार कर लिया, और इस पे नहीं करा, तब भी आपके नंबर नहीं पड़ेंगे। इसीलिए दोनों को इकट्ठे लेकर के चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज तो आपका जो है 27 दिसंबर हो ही गया है जी, 2024। और आने वाले समय में, मतलब कि जब आपका 1 जनवरी आ जाएगा, चलिए जनवरी के लिए आपका हैप्पी न्यू ईयर अभी बोल देता हूँ भाई इन एडवांस में। बट इसके बाद जो है हम लोग सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा एमसीक्यू
प्लस आपका हो जाएगा राइटिंग प्रैक्टिस। मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, और एमसीक्यू तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और तब तक के अभी के लिए बस इतना ही है जी। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में अपने एमसीक्यू वाले सीरीज़ के अंदर। और आई होप इसका जो लाभ है बहुत सारे लोग उठाएंगे। ठीक है जी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।